खुफिया किस्से। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खुफिया किस्से पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाते हैं डर, रहस्य और अनसुलझे किस्सों की कहानियां। तो राजस्थान के जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में एक गांव है, कुलधरा। लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आजकल तो खैर इसे भारत का भूतिया गांव कहने लगे हैं। सोचिए जरा, एक पूरी जगह, सिर्फ टूटे फूटे घर, एकदम वीरान गलियां और एक अजीब सी खामोशी जो बहुत कुछ कहती है ना। बिल्कुल। और ये खामोशी और भी गहरी लगती है जब हम सोचते हैं कि यही गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों की मेहनत और समझदारी से कितना आबाद था, कितना खुशहाल था। लेकिन फिर सदियों पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। आज ये जगह इतिहास, कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक ऐसा संगम बन गई है जो सबको खींचती है अपनी तरफ। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, पुराने दस्तावेज हैं, यात्रियों के अनुभव हैं, हाल की कुछ साइंटिफिक जांच और रिपोर्ट्स भी हैं। मकसद यही है कि इन सबको मिलाकर कुलधरा की कहानी की तह तक पहुंचे। कैसे बना, कैसे उजड़ा, और हाँ, ये भी समझने की कोशिश करें कि जो भूतिया होने वाली बात है इसमें कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं कुलधरा के इतिहास से। इसकी नींव कब पड़ी, कैसे पड़ी, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से करीब 13वीं सदी में पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण। उन्होंने इसे बसाया था। लक्ष्मी चंद की एक किताब है तारीख-ए-जैसलमेर 1899 की। उसमें कधान नाम के एक पालीवाल ब्राह्मण का जिक्र है। कहते हैं उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ बसकर एक तालाब खुदवाया था, उधासर। अच्छा। और 1235 और 1238 ईस्वी के कुछ शिलालेख भी मिले हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। टाइम पीरियड वही लगता है। और ये पालीवाल ब्राह्मण सुना है बड़े कमाल के थे। रेगिस्तान जैसी मुश्किल जगह में भी उन्होंने ना सिर्फ एक अच्छी खासी बस्ती बसा ली, बल्कि खेती में भी माहिर थे। हाँ, उनकी वो खड़ीन प्रणाली का जिक्र आता है बार बार। जी हाँ, वो तो आज भी मिसाल है। एक खास तरीका था बारिश के पानी को जमा करके खेतों तक पहुंचाने का, और इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता था। उन्होंने वो जो मौसमी नदी थी काखनी, उसके पानी और कुओं का भी बहुत सही इस्तेमाल किया। कमाल है। पानी की इतनी कमी के बावजूद वो लोग काफी हद तक आत्मनिर्भर थे। और सिर्फ खेती ही नहीं, कहते हैं उनकी टाउन प्लानिंग भी गजब की थी। हाँ बिल्कुल, कुलधरा कोई ऐसे बेतरतीब ढंग से नहीं बसा था, पूरी प्लानिंग थी। ये करीब 861 मीटर लंबा और 261 मीटर चौड़ा एक रेक्टेंगुलर एरिया था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बीचों बीच मातृ देवी का मंदिर, 3 मुख्य चौड़ी सड़कें और उनसे निकलती कई पतली पतली गलियां। अच्छा। शहर के किनारों पर वो प्रोटेक्शन वॉल सुरक्षा दीवार के भी कुछ हिस्से मिले हैं। आज भी देखें तो मुख्य गांव में करीब 410 और बाहर की तरफ कोई 200 इमारतों के खंडहर दिखते हैं। और घरों की बनावट वो भी निश्चय वहाँ के मौसम के हिसाब से होगी। मोटी दीवारें वगैरह गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। बिल्कुल, दीवारें पत्थरों से बनी थी, मोटी मोटी। वो गर्मी सर्दी दोनों से बचाती थी, और जो रेत उड़ती है ना, उसे भी ट्रैप कर लेती थी। घर अक्सर 2 मंजिला होते थे। अंदर एक आंगन होता था, शायद घर की औरतों के लिए। वहाँ तुलसी का पौधा भी होता था। बाहरी हिस्सा मर्दों और मवेशियों के लिए था, और सामान रखने के लिए बेसमेंट तहखाने भी थे। वो अब बंद कर दिए गए हैं। और वो जो पीला रंग है ना घरों का, वो वहाँ की मिट्टी और बलुआ पत्थर की वजह से है। छतें लकड़ी की और फर्श गोबर और मिट्टी से लीपे हुए। और इन घरों में रहने वाले लोग, उनका समाज कैसा था? आपने कहा पालीवाल ब्राह्मण थे, पर क्या सिर्फ वही थे या और भी लोग थे? ज्यादातर तो पालीवाल ब्राह्मण ही थे। शिलालेखों में कुलधर या कालधर जाति का जिक्र है, शायद इसी से गांव का नाम पड़ा हो। लेकिन हाँ, कुछ और ब्राह्मण जातियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे हरजल, मुदगल, और गोत्र भी अलग अलग थे। असमर, गर्गवी। शादियां ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर ही होती थी, पर अलग अलग जातियों के बीच। जातियां एक्सोगेमस थीं। अच्छा। और उनका धर्म, उनकी संस्कृति, इसके बारे में क्या जानकारी है? वो ज्यादातर वैष्णव थे। जो मुख्य मंदिर है वहाँ विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां मिली हैं। गणेश जी की पूजा भी काफी होती थी। छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। शिलालेखों पर गणेश वंदना भी है। इसके अलावा बैल और एक कोई लोकल देवता थे घोड़े पर सवार, उनकी पूजा के भी संकेत है।
पहनावा कैसा था? उसका अंदाजा वो जो मेमोरियल स्टोन्स होते हैं ना, देवली, उन पर बनी मूर्तियों से लगता है। मर्द लोग मुगल स्टाइल की पगड़ी, जामा, कमरबंद पहनते थे, दाढ़ी रखते थे और खंजर भी रखते थे। औरतें अंगरखा या लहंगा और हार पहनती थीं। और ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, अच्छे व्यापारी और साहूकार भी थे और मिट्टी के बड़े सुंदर बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक व्यवस्थित खुशहाल समाज। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला डरावना एपिसोड आपसे मिस ना हो। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो सबसे ज्यादा मशहूर है ना? हाँ, वही कहानी जो पुलधरा के वीरान होने को एक रहस्यमयी, बल्कि कहूँ तो डरावनी घटना बना देती है। सबसे आम जो कि वदंती है वो जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह के बारे में है। उसे बहुत क्रूर और अय्याश बताया जाता है। कहानी ये है कि उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। अच्छा। और फिर उसने उस लड़की से जबरदस्ती शादी करने की ठान ली और गांव वालों को धमकी दी कि या तो लड़की सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल। अब पाली वालों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई, अपनी बेटी और इज्जत बचाए या अपना घर बार, अपनी जमीन। कहते हैं आसपास के 84 गांवों की पालीवाल पंचायतों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने अपनी इज्जत को चुना और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। और यहीं पर कहानी एकदम नाटकीय हो जाती है। कहा जाता है कि 1825 में सिर्फ एक रात में कुलधरा और आसपास के 83 गांव, हजारों लोग रातों रात गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हाँ, कहानी तो यही है। और ये भी कि जाते जाते वो लोग श्राप दे गए कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। और ऐसी मान्यता बन गई कि बाद में जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की उसे बड़े अजीब और डरावने अनुभव हुए और वो टिक नहीं पाया, भाग गया। इसी रातों रात वीरान होने और श्राप वाली कहानी ने कुलधरा को ये भूतिया गांव का टैग दिया है। सुनने में तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, एक रात और 84 गांव खाली। लेकिन क्या ये रातों रात वाली बहुत सच है? मतलब क्या वाकई ऐसा हुआ या ये कहानी वक्त के साथ थोड़ी बदल गई, रंगीन हो गई? यहीं पर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और जो रिसर्च हुई है वो कहानी में एक नया एंगल लाते हैं। कई सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि गांव धीरे धीरे उजड़ा, रातों रात नहीं। मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन के आंकड़े देखिए। 17-18वीं सदी में जहां करीब 1500-1600 लोग रहते होंगे, वहीं 1815 तक ये नंबर गिरकर 800 रह गया और 1890 तक तो सिर्फ 37 लोग बचे थे। अच्छा, सिर्फ 37। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग कई दशकों तक धीरे धीरे गांव छोड़ते रहे। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक ब्रिटिश अफसर थे, जेम्स टॉड। उन्होंने 1815 में ही लिख दिया था कि पालीवाल गांव छोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो फिर ये रातों रात वाली कहानी इतनी क्यों चली? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हो सकता है कहानी का जो ड्रामा है वो लोगों को ज्यादा पसंद आता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आखिरी जत्था गया वो वाकई काफी अचानक गया हो और उसी को पूरी कहानी मान लिया गया। लेकिन अगर ये धीरे धीरे हुआ तो असल वजह क्या थी? श्राप के अलावा एक बड़ा कारण पानी की कमी हो सकता है। रेगिस्तान में पानी तो हमेशा से ही मसला रहा है। बिल्कुल। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1815 आते आते गांव के ज्यादातर कुएं सूख गए थे और वो जो काकनी नदी थी जिस पर वो निर्भर थे वो तो मौसमी थी, सीजनल। अब जब पानी कम हुआ होगा तो जाहिर है खेती पर असर पड़ा होगा और जैसलमेर रियासत वो शायद तब भी उतना ही भारी टैक्स वसूल रही होगी। तो दूसरा कारण भारी टैक्स। सालिम सिंह का नाम सिर्फ उस लड़की वाले मामले से नहीं जोड़ता, बल्कि ज्यादती और बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के लिए भी जाना जाता है ना? हाँ, ये भी एक मजबूत थियरी है। बिल्कुल मुमकिन है कि पानी की कमी और ऊपर से सालिम सिंह के लगाए भारी टैक्स, इस दोहरी मार ने पाली वालों का वहां रहना मुश्किल कर दिया हो और उन्हें धीरे धीरे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया हो। ये वजह ज्यादा लॉजिकल लगती है ना? हाँ, ये ज्यादा तर्क संगत लगता है। लेकिन एक और थियोरी है जिसने हाल फिलहाल में काफी ध्यान खींचा है, भूकंप की संभावना। ये तो बिल्कुल ही नई बात है। मतलब श्राप और मंत्री की कहानी के अलावा एक नेचुरल डिजास्टर भी वजह हो सकती है। जी हाँ, 2017 में करंट साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा था, ए.बी. रॉय और उनके साथियों का। उन्होंने ये संभावना जताई है। उन्होंने कुलधरा और पास के जो दूसरे पालीवाल गांव हैं जैसे खाबा,
उनके खंडहरों को स्टडी किया और पाया कि कई छतें, पिलर, बीम वो इस तरह से गिरे हुए हैं जैसे किसी भूकंप में गिरते हैं। उनका तर्क है कि सिर्फ मौसम की मार से या धीरे धीरे खराब होने से इतना बड़ा नुकसान, इतने सारे स्ट्रक्चर एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या ये इलाका ऐसा है जहाँ भूकंप आते हैं, मतलब क्या ये सिस्मिक जोन में आता है? हाँ, ये एरिया टेक्टोनिकली एक्टिव माना जाता है। यहाँ फॉल्ट लाइंस हैं और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए 2018 में कई बड़े इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर, जैसे IIT बॉम्बे है, देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इन्होंने एक जियो आर्कियोलॉजिकल जांच भी शुरू की है। वो लोग साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग है, जिससे पुरानी लकड़ी, कोयला, मिट्टी के बर्तन, इनकी उम्र पता लगाई जाती है। कोशिश यही है कि लोक कथाओं से परे जाकर वैज्ञानिक कारण ढूंढा जाए। तो कुलधारा के वीरान होने की पहेली के कई टुकड़े नजर आ रहे हैं। सालिम सिंह का अत्याचार या जुल्म, पानी की कमी, भारी टैक्स और शायद एक भूकंप भी। सच शायद इन सबका मिलाजुला असर हो। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि इतिहास अक्सर कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितनी परतें होती हैं उसमें। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, कुलधरा की वीरानी और उससे जुड़ी कहानियों ने इसे एक रहस्यमयी जगह तो बना ही दिया है, और कुछ लोगों के लिए तो ये डरावनी भी है। और इसी डरावनी इमेज के चलते वहाँ कुछ नियम भी लागू हैं, है ना? कैसे हैं, सूरज ढलने के बाद गांव में रुकने नहीं देते। हाँ, ये सच है। गेट सुबह 8 बजे खुलते हैं और शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। ऑफिशियली तो रात में रुकना मना है, लेकिन नियम तोड़ने वाले तो होते ही हैं। हाँ, और फिर कहानियां बनती हैं। ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जो लोग रात में रुके या छुपकर घुस गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, परछाइयां दिखीं, या एक ऐसा डर महसूस हुआ कि बस भागना पड़ा वहां से। वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले गौरव तिवारी थे। उन्होंने भी दावा किया था कि यहाँ रात बिताने पर उन्हें चलती हुई परछाइयां और फुसफुसाहटें महसूस हुईं। और लोकल कहानियों में तो रात में पता नहीं क्या क्या घूमने की बातें हैं, चुड़ैलें वगैरह। एक रिसर्च पेपर में भी ये बात सामने आई कि कई लोकल लोग सच में मानते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ अलौकिक है। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। क्या ये सब वाकई भूत प्रेत हैं या कुछ और वजह है इन अनुभवों की? हाँ, जैसे किसी यात्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि दिन के उजाले में उन्हें गांव बेहद शांत लगा, पीसफुल। खासकर मंदिर के पास कोई डर या अजीब एहसास नहीं हुआ। और गांव के केयरटेकर का भी जिक्र मिलता है। वो कहानियां तो सुनाता है पर खुद नहीं मानता कि गांव भूतिया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि कहीं इन कहानियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं किया जाता ताकि टूरिस्ट्स आएं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब लोकल फोकलोर और टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका भी हो सकता है। ये भी एक एंगल है, क्योंकि इन भूतिया कहानियों के बावजूद या शायद इन्हीं की वजह से कुलधरा आज एक काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बिल्कुल। राजस्थान सरकार और ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने की कोशिशें की हैं। एंट्री टिकट लगता है, गाड़ी ले जाने का अलग चार्ज है। कुछ साल पहले तो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर वहाँ कैफे, कॉटेज, दुकानें बनाने की भी प्लानिंग थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, आपने बताया। हिंदी फिल्में, कुछ तमिल और बंगाली फिल्में भी शूट हुई हैं। लेकिन वो शूटिंग भी विवादों में रही थी शायद। हाँ, एजेंट विनोद की टीम पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने शूटिंग के लिए कुछ पुरानी दीवारों पर तालिबान के निशान बना दिए और नुकसान पहुंचाया। बाद में फाइन लगा, रिपेयर भी हुआ। फिर 2017 में भी एक विवाद हुआ था, जब कुछ पुराने घरों को हटाकर नए कंस्ट्रक्शन की कोशिश हुई थी। तब लोकल लोगों और इतिहासकारों ने चिंता जताई थी। बाद में कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ये हमेशा एक मुश्किल बैलेंस होता है डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच। तो कुलधरा एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, किंवदंती, डर, शक, टूरिज्म सब कुछ एक साथ मौजूद है। गड्ढमड़ है। चाहे वहाँ भूत हो या ना हो, ये जगह सोचने पर मजबूर जरूर करती है। सही कहा। ये एक आईने की तरह है, हमें दिखाता है कि कैसे अतीत की कहानियां आज को शक्ल देती हैं और कैसे सच अक्सर साफ साफ नजर नहीं आता। शायद सबसे जरूरी ये है कि हम ऐसी जगहों का सम्मान करें और खुले दिमाग से उनके इतिहास को, उनकी कहानियों को समझने की कोशिश करें। तो ये थी कुलधरा की कहानी, एक फले फूले गांव से वीरान खंडर बनने तक का सफर। श्राप की कहानियों से लेकर साइंटिफिक जांच की दहलीज तक। एक ऐसी पहेली जिसके कई जवाब हो सकते हैं या शायद कोई एक जवाब है ही नहीं। लेकिन एक बात है जो सोचने पे मजबूर करती है। हमने बार बार सुना कि कुलधरा के साथ 83 और गांव भी वीरान हुए थे।
कुलधरा तो इतना फेमस हो गया, उसकी कहानी सब जानते हैं, पर उन बाकी 83 गांव का क्या हुआ? क्या उनकी भी कोई कहानी है? उनमें कौन से राज दफन है? अरे हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या पता उन गुमनाम गांव में भी ऐसी है कोई कहानी छिपी हो। शायद हमारी अगली पड़ताल उन्हीं में से किसी एक पर हो, जैसे वो खावा गांव जिसका जिक्र भूकंप वाली स्टडी में कुलधरा के साथ आया था। क्या पता वहां वक्त की धूल के नीचे कौन सी दास्तानें हमारा इंतजार कर रही हों। बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल कुलधरा अपनी खामोशी में बहुत कुछ समेटे खड़ा है, हमें याद दिलाता हुआ कि इतिहास कितना नाजुक हो सकता है और कहानियां कितनी ताकतवर। तो ये थी आज की रहस्यमयी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच श्रापित है या सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य? कमेंट में अपनी राय बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी डरावना होगा।